1 लाख लोगों को फाइनेंशियल अवेयरनेस देना चाहता हूँ, फाइनेंस का ज्ञान देना चाहता हूँ, ताकि वो जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकें और रिटायर हो सकें और अपने जितने भी ख्वाब हैं सही समय पे अपने शरीर की ऊर्जा होते हुए उसका आनंद उठा सकें। मैंने 20 साल से ज़्यादा कॉर्पोरेट में काम किया है। मैंने रियल एस्टेट में काम किया है, रिटेल में काम किया है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम किया है, बहुत सारी यूनिट्स में काम किया है और मैंने फाइनेंस का बहुत सारा काम किया है अपनी कंपनी के लिए, एचएनआई के लिए, बहुत सारी धनराशि जमा करके कमा के उनको दी है। 20-25 साल के एक्सपीरियंस में मैंने ये समझा है कि पैसा किस तरीके से बनाया जाता है, लोग किस तरीके से पैसे को तोड़ते हैं, नुकसान करते हैं। तो जब मैंने 20 से 25 साल दिन रात पैसे को समझने की कोशिश की, पैसे को इन्वेस्ट करने की कोशिश की और उसको बढ़ाने की कोशिश की, तो मुझे समझ में आया कि पैसे को बढ़ाने का एक सिस्टम होता है। अगर आप उस सिस्टम को फॉलो करेंगे, तो आपकी भी धनराशि बढ़ेगी। साधारण शब्दों में कहें, अगर नदी का बहाव जिस दिशा में जा रहा है, अगर आप उस दिशा में अपनी किश्ती को रख के बैठ जाएंगे तो नदी के बहाव से आपकी किश्ती चल पड़ेगी, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक वैसे ही फाइनेंस के कुछ सिस्टम होते हैं, कुछ स्ट्रैटेजी होती है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो जिस तरह नदी का भाव आपकी किश्ती को ले जाता है, वैसे ही आपकी फाइनेंस की गाड़ी भी उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के बाद चल पड़ेगी। अब कॉर्पोरेट में काम करने वाला बंदा क्यों 1 लाख लोगों को फाइनेंस का ज्ञान देना चाहता है? ये एक प्रश्न बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि ऐसा क्या हो गया मेरे जीवन में जिससे मैं कॉर्पोरेट को छोड़ के आम लोगों को फाइनेंस का ज्ञान देना चाहता हूँ। देखिए, हर एक इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे होते हैं जो उनकी जिंदगी में उनकी सोच को बदल देते हैं। मेरी जिंदगी में एक ऐसा ही हादसा हुआ 2016-2017। मेरे भाई समान मित्र देव ज्योति बासु, जो कि यूएनआई में काम किया करते थे, ग्रेजुएट थे और उस टाइम पे यूएनआई बेसिकली देश की सारी खबरों को इकट्ठा करती थी और मीडिया में देती थी। उसके बेसिस पे सारे न्यूज़पेपर्स की प्रिंटिंग होती थी। आपका जो दैनिक पेपर आता है उसमें सारी न्यूज़ प्रिंट होके आती थी। यूएनआई उस टाइम पे हिंदुस्तान में लीड कर रही थी। देव ज्योति बासु भोपाल शहर में यूएनआई में जो उनका टेक्निकल डिपार्टमेंट है उसमें एक्सपर्ट माने जाते थे। एक्सपर्ट इसलिए क्योंकि उन्हें सारी जानकारी थी पुरानी टेक्नोलॉजी की। तो जब भी किसी पेपर में कोई भी दिक्कत आती थी, पेपर वाले सबसे पहले देव ज्योति बासु को याद करते थे और कहते थे, दादा आप आ जाओ, आपके बिना हमारा पेपर चलेगा नहीं, रुक जाएगा और कोई भी न्यूज़ छपेगी नहीं। जहां पे भी दिक्कत आती थी वहां देव ज्योति बासु को याद किया जाता था। दादा वहां जाते थे और कुछ ही समय में, कम से कम समय में, जो भी दिक्कतें थी उसको दूर कर देते थे। अपने काम के कारीगर थे, मास्टर थे। तो भोपाल शहर में कोई भी न्यूज़पेपर देव ज्योति बासु के बिना चलता नहीं था। समय के साथ चक्री घूमती है, परिवर्तन आता है, परिवर्तन ही जिंदगी का नाम है। यूएनआई ओल्ड टेक्नोलॉजी से न्यू टेक्नोलॉजी की तरफ चले गई, उन्होंने सब कुछ डिजिटल कर दिया। क्योंकि मेरे मित्र ने सिर्फ बीकॉम किया था, वो अपने आप को समय के साथ ढाल नहीं सका, वो डिजिटल वर्ल्ड में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सका। जैसे ही सारा मीडिया डिजिटल हो गया, जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी वो एक तरीके से छूट गई, खत्म हो गई। और जैसे ही वो चीजें छूटी, वैसे ही देव ज्योति बासु का जो दबदबा था मीडिया में, वो वक्त के साथ गुजर गया, थम गया। अब कोई भी मीडिया वाला दादा को याद नहीं करते थे क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई थी, डिजिटल हो गई थी और अब दादा की जरूरत लोगों को नहीं पड़ती थी। वक्त का फिर देखिए, यूएनआई जो कि हिंदुस्तान की टॉप मीडिया कंपनी थी, पीछे रह गई। पीटीआई ने टेक ओवर कर लिया
और परिस्थिति वक्त के साथ और भी खराब होती चली गई। कंपनी अपने क्रेडिटर्स को पैसा नहीं दे सके। धीरे धीरे परिस्थिति इतनी गंभीर हो गई कि उन्होंने अपने एम्प्लॉयज की सैलरी देना बंद कर दिया। सैलरी वाला बिना सैलरी के घर नहीं चला सकता है। जितने लोगों को सैलरी मिलती है 1 तारीख को, उनकी सैलरी लगभग 17, 18, 19, ज्यादा से ज्यादा 20 तारीख तक खत्म हो जाती है। 20 तारीख से 1 तारीख तक वो गिनती करते हैं कि आज 21 गई, आज 22 गई, आज 23 गई। वो एक एक दिन बड़ी मुश्किल से निकालते हैं अपनी सैलरी के इंतजार में। 70% हिंदुस्तानी लोग, सैलरी क्लास वाले, ऐसे ही होते हैं। जब सैलरी आनी बंद हुई, परिस्थिति बहुत गंभीर हो गई। घर के खर्चे तो कम नहीं कर सकते थे। दादा के पास जो धनराशि बची थी, उन्होंने अपने सेविंग्स अकाउंट में से पैसे तोड़ना शुरू किया। पैसे तोड़ना शुरू किया मतलब अपने बचत खाते में से पैसे निकाल के घर का खर्चा करने की कोशिश की, घर के खर्चे को समेटने की कोशिश की। परिस्थिति वक्त के साथ और भी गंभीर होती चली गई। भाभी ने घर की जिम्मेदारी को समझते हुए स्कूल में पढ़ाने की जिम्मेदारी ले ली, ट्यूशंस ले ली, ताकि घर में कुछ आमदनी होती रहे। हालांकि वो बहुत ही कम धनराशि जुटा पाती थी, लेकिन फिर भी बूंद बूंद से सागर होता है, और इस मुश्किल दौर में 1 रुपया भी 1000 रुपए के जैसे आपको मदद करता है। वक्त गुजरता चला गया और दादा को बीतते हुए वक्त के साथ अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से उधार लेना पड़ा, ताकि उनका घर का खर्चा चल सके। उधार की जिंदगी सबसे कष्टदायक जिंदगी होती है। जैसे जैसे वक्त गुजरता चला गया, कर्जा सिर पे बढ़ता चला गया। समय इस तरीके से आ गया कि रिश्तेदारों ने नाता तोड़ लिया। जो दोस्त थे वो धीरे धीरे करके कटने शुरू हो गए। हम दो करीबी मित्र, दादा के, वासुदेव इंदौर से और मैं मुंबई से, हमारा जो सामर्थ्य था हम वो दादा की मदद करते रहे। 16 से 17 हुआ, 17 से 18 हुआ, और परिस्थिति और गंभीर होती चली गई। बहुत सारे स्टाफ वालों ने नौकरी छोड़ दी ताकि उनको कुछ ग्रेचुटी का पैसा मिल जाए और उनका घर चल सके। दादा ने भी इस परिस्थिति को देखते हुए रिजाइन किया। उनको ग्रेचुटी का पैसा मिला और वो भी धनराशि कुछ ही महीनों में खत्म हो गई। गुजरते हुए वक्त के साथ हमने बहुत कोशिश की कि दादा की कहीं नौकरी लग जाए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ग्रेजुएशन किया था। वक्त के साथ वो अपने आप को उभार नहीं सके थे, नई टेक्नोलॉजी को सीख नहीं सके थे। उनकी जिंदगी रुक गई थी। 45 साल की उम्र हो चुकी थी, उम्र भी ढल रही थी, शरीर साथ नहीं दे रहा था, क्योंकि वो बहुत ही हाई डायबिटिक पेशेंट थे। बढ़ती हुई उम्र, शरीर का साथ नहीं देना और जेब खाली हो तो दुनिया आपको पहचानती नहीं है। वक्त गुजरता चला गया और दादा ने हम दो मित्रों से भी अपना नाता तोड़ लिया। 2019 रात को 10 बजे मेरे को फोन आता है। मेरे मित्र वासुदेव इंदौर से मुझे फोन करते हैं और मुझे एक बहुत ही दुखद समाचार सुनाते हैं। उनका फोन आता है और वो मुझे ये खबर देते हैं कि देव ज्योति बासु, मेरे भाई समान मित्र ने अपने जीवन को समाप्त कर दिया है। उन्होंने खुदकुशी कर ली है, अपने आप को पंखे से लटका के। जब भी मैं इस घटना को याद करता हूं, मेरी सांसें रुक जाती है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहुत ही मुश्किल समय था। वो दिन मैंने बहुत मुश्किल से निकाला है, और आज भी जब भी मैं अपने भाई समान मित्र को याद करता हूं तो मेरी जिंदगी रुक जाती है। अपने भाई समान मित्र को खोना बहुत मुश्किल काम होता है। आप उस
घड़ी को झेल ही नहीं सकते हैं कि आपका कोई अपना आपको उस उम्र में एक 47 साल 48 साल की उम्र में छोड़ के चला गया। दादा ने अपनी हिम्मत छोड़ दी, उनकी हिम्मत खत्म हो गई। उन्होंने ये सोच लिया कि अब मेरा ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता, मुझे कहीं से पैसे नहीं मिल सकते, मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता हूँ। और मुझे वो बात इतनी इतनी दिल में लगी कि मैं अपने मित्र के लिए कुछ नहीं कर सका, उसको ऐसा कुछ ज्ञान नहीं दे सका, उसके लिए कुछ ऐसी फाइनेंस प्लानिंग नहीं कर सका कि उसकी गाड़ी इस तरीके से आके कभी रुकती नहीं और वो ज़िंदगी के सामने इस तरीके से अपने घुटने नहीं टेकते। हमने बहुत बहुत अच्छा समय बिताया है एक साथ, तो जभी भी हम इस घटना को याद करते हैं बहुत तकलीफ होती है। 2020 में भी ये परिस्थिति वापस से मेरे सामने आईना लेके खड़ी हो गई, जब मेरे बहुत सारे मित्रों का जॉब छूट गया। कोविड में बहुत सारे लोग जो बिजनेस कर रहे थे उनका बिजनेस ठप हो गया। मैंने लोगों को राजा से रंक होते हुए देखा है। 20,000 2020 में मैंने लोगों को देखा है किस तरीके से पैसे की किल्लत आई लोगों को। लोगों ने अपने घर के बहुत सारे सामान को बेचने की कोशिश की ताकि उनके घर के खर्चे चलते रहें, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ने पैसे देने बंद कर दिए, सैलरी में कट आ गया और बहुत सारे लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। जब दोबारा आईना मेरे सामने आके खड़ा हो गया कि दादा के साथ भी ऐसा हो गया और मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो इस मुश्किल दौर में आए। ऐसा नहीं कि मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे साथ भी ऐसी परिस्थिति आई, लेकिन मैंने किसी तरीके से अपने आप को संभाल लिया। तब मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि मेरे मित्र इस दौर को दोबारा अगर सामने आता है तो उसको ठीक से संभाल सकें। अपने फाइनेंस को इस तरीके से समेट कर रखें कि मुश्किल समय के लिए उनकी तैयारी रहे। मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि जिस तरीके से मैंने मेरे मित्र को खोया है, आप में से कोई भी अपने प्रियजन को इस तरीके से खोए। हमें अपने फाइनेंस को इस तरीके से संजो के रखना है कि किसी भी मुश्किल घड़ी में हमारी गाड़ी रुके नहीं, अटके नहीं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने बहुत सारे समय तक रिसर्च करने के बाद एक इस तरीके से स्ट्रैटेजी को ढूंढा है कि अगर हम उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं तो हमारी गाड़ी कहीं पे रुकेगी नहीं। जिन जिन लोगों ने ये स्ट्रैटेजी को फॉलो किया है उनकी लाइफ सवरी है। ये तो मेरा बैकग्राउंड हो गया कि मैं क्यों 1 लाख लोगों को फाइनेंशियली अवेयरनेस देना चाहता हूँ, उनको फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जितने ज़्यादा लोगों को ये ज्ञान दे सकूं ताकि उनकी लाइफ संवर सके। जो दादा के साथ हुआ आप में से किसी और इंसान के साथ ऐसा नहीं हो, इसलिए मैं चाहता हूँ ये बकेट थ्योरी को आप लोग समझें।